मीनू सुबह उठकर बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो दम तो बहुत लगाती है पर बेचारी फ्रेश नहीं हो पाती और खुद से बोलती है, हे भगवान, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऊपर से मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रही हूँ। लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया। दर्द पर ध्यान न देकर मीनू अपने पति अनिकेत और सास सविता के लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर आते हैं और मीनू बस जूस पीती है। ये देखकर उसकी सास बोलती है, बहुरिया क्या बात है, आज खाली जूस ही पियोगी? एक पराठा खा लो। हाँ मीनू, नाश्ता तो तुम्हारी ही पसंद का है, फिर भी नहीं खा रही हो। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, आप सब खाइए। नाश्ता करने के बाद अनिकेत अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद सविता मीनू से बोलती है, बहुरिया क्या बात है, हम देख रहे हैं तू बहुत परेशान लगत है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो माँ जी, आज ना मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाई और बहुत दर्द भी महसूस हो रहा था फ्रेश होते टाइम, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा ये बात है, हम तो का एक चूरन देते हैं, काफी बार बदहजमी हो जाती है ना, और वैसे भी पेट सफा तो हर रोग दफा, उससे तुझे हल्कापन मिल जाएगा। इतना बोलकर सविता अपने कमरे में जाती है और एक चून की डब्बी लेकर आती है और अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ले बहुरिया, इका एक चम्मच गर्म पानी से ले ले, 1 घंटे के अंदर ये अपन कमाल दिखा दी है। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से ले लेती हूँ इसे। मीनू सविता से वो चून ले लेती है और गर्म पानी के साथ खाती है। फिर उसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है और करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो जल्दी से भागी भागी वॉशरूम जाती है। फिर अच्छे से फ्रेश होती है और वॉशरूम से बाहर आकर वो खुद से बोलती है, ओह अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि दिन हुआ है, वरना तो मेरा सारा ध्यान बस मेरे पेट में ही अटका हुआ था। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। मीनू को ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, साथ ही उसके पेट में दर्द और मुंह में छाले भी हो जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं खा पाती थी। ऐसे ही एक दिन जब मीनू वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है और अपने बेड पर बैठती है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है। फिर जैसे ही वो बेड से उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि जिस जगह पर वो बैठी थी वहाँ खून का धब्बा था, साथ ही उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। ये देखकर वो बोलती है, अरे ये क्या है, अभी तो मुझे पीरियड्स भी नहीं हुए हैं, फिर ये ब्लड कहाँ से आ गया? वॉशरूम में जाकर चेक करती हूँ। मीनू वॉशरूम में जाती है और चेक करती है, पर उसे पीरियड्स नहीं आए थे। इस बात से वो और घबरा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े बदलती है और साथ ही बेडशीट भी। और ये सारी बात जाकर वो अपनी सास को बताती है, जिस पर सविता बोलती है, अरे बहू, भगवान नहीं करे, जैसा हम सोच रहे हैं कहीं तो का वैसा ही तो नहीं हो गया? क्या माँ जी, क्या हुआ है मुझे? तू अभी डॉक्टर के पास चल। जिसके बाद सविता मीनू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ मीनू डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और डॉक्टर मीनू का चेकअप करती है और रिपोर्ट्स आने का वेट करती है। कुछ देर बाद मीनू की रिपोर्ट्स आती है और डॉक्टर उसे बताती है, मीनू जी, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, पर आपने शायद गौर ना किया हो, पर जब भी आप फ्रेश होती हैं तो आपकी बॉडी से ब्लड भी निकलता है। इस बीमारी में आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, नहीं तो आपका ऑपरेशन करना होगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, आप बताइए मुझे क्या कब कैसे करना होगा, मैं सब कुछ करूंगी। मीनू जी, सबसे पहले तो आपको मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है और अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड करना है। जितने भी रेशे वाले फल हैं उन्हें खाइए, ज्यादा पानी पीजिए, साथ ही गोलगप्पे, चने की दाल, सफेद छोले, मोमोज आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जी जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। डॉक्टर से चेकअप के बाद मीनू और सविता घर आते हैं, जिसके बाद मीनू सब वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर ने बताया था। सादा खाना, दवाई टाइम पर लेना और संतरे, पपाया, अनानास जैसे फलों का सेवन करना। वो ऐसी ही चीजों का सेवन अपनी डाइट में सबसे ज्यादा करती है। कुछ टाइम बाद उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम में सुधार होना शुरू हो जाता है और ऐसे ही एक दिन, बहुरिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसन है? अब तो का दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। अरे बहुरिया, चिंता कैसे नहीं करे, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना भी जरूरी है हमारे वास्ते। इतना कहकर सविता वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में मीनू बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो वापस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। तभी डॉक्टर उसे बोलती है, मीनू जी, अब आपको पहले की तरह दिक्कत तो नहीं आ रही ना, चलने फिरने में या फिर फ्रेश होने में? नहीं डॉक्टर, अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अब मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या मुझे दवाई आगे कंटिन्यू करनी है या फिर बस? नहीं नहीं, अब बस आप अपना ख्याल रखना, यही बहुत है। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद मीनू वापस अपने घर आती है। वक्त बीतता है
और मीनू सादा बिना मसाले का खाना खा खा कर बोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने रूम में बैठी फ्रूट चाट खा रही होती है। तभी वो खुद से बोलती है, यार कैसी बीमारी है मुझे, मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। हर चीज सोच समझ कर खाओ। नहीं, मुझसे ये सब और नहीं होता। कितने दिन से मैंने गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी नहीं पिया, मोमोज नहीं खाए, चिल्ली पोटैटो विद मोमो सॉस। ओए होए, सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। आज ही बाजार जाकर खाऊंगी। इतना सोचकर वो शाम को जब अनिकेत के साथ बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो एक चाइनीज फूड स्टॉल को देखकर अनिकेत से बोलती है, सुनिए जी, मुझे मोमोज और तीखे से चिली पोटैटो खाने हैं। पर मीनू, तुम अभी तो ठीक हुई हो, फिर से ये सब खाओगी तो बीमार हो जाओगी। जी कुछ नहीं होगा, खाने दीजिए ना। मैं वो बोरिंग सी दवाइयाँ और फीका खाना खा खा कर बहुत पक गई हूँ। और वैसे भी एक दिन चीटिंग कर लूंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ही परेशानी होगी, फिर मत रोना। मीनू अनिकेत की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से चाइनीज स्टॉल पर जाकर अपना खाना ऑर्डर करती है, जिसके बाद वो पेट भर कर तीखा खाती है और मजा लेती है। कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं और आधी रात को मीनू को पेट में अचानक दर्द उठता है और उसकी बिगड़ती हालत को देखकर अनिकेत और सविता उसे डॉक्टर के लिए जाते हैं, जहां मीनू डॉक्टर को सब बताती है और डॉक्टर बोलती है, देखिए मीनू जी, अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार नहीं है तो आप दिल खोल कर तीखा खाइए, ऑपरेशन करवाइए, फिर से खाइए, फिर से करवाइए, क्योंकि आप जो कर रही हैं इसमें नुकसान आपका खुद का ही है और किसी का नहीं। आप जितना खुद का ख्याल रखेंगी उतना बेहतर है, बाकी आप समझदार हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मीनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस से अपनी डाइट का फुल ख्याल रखती है। साथ ही अब वो उतना ही मिर्च मसाला खाती जितना उसकी बॉडी झेल सकती। लवन्या अपने हाथों में सब्जी लिए हाफते हुए घर आती है और उसे ऐसे आता देखकर उसकी माँ कविता उसे बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती आ रही है? माँ, आप भी सुनेगी ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। मैं तो अच्छा भला सब्जी ले रही थी, तभी एक कुत्ता मुझे देखकर भौंकने लगा। उसे भौंकता देखकर मैं डर गई, मैं भागने लगी और वो कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। अच्छा ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया बदल ले। लड़की की माँ सुमन तुझे देखने आ रही है। कौन सुमन? तेरी होने वाली सास। और हाँ, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो अपना ये रेडियो बंद रखना, बहुत बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। इतना बोलकर कविता तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही देर बाद में सुमन अपने बेटे अरमान के साथ में लवन्या को देखने आती है और उसे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चली जाती है। सबके जाने के बाद लवन्या अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है, जिसे देखकर कविता उसके पास आती है और उसे बोलती है, सुन बेटा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। देख बेटा, तू बहुत भोली है या तो फिर बेवकूफ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि अरमान और उसका परिवार थोड़ा सीरियस किस्म का है, तो इसलिए वहाँ जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। माँ, मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ, और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सुनो तोलो फिर बोलो, इसीलिए मैं हर जगह सोच समझ कर बोलती हूँ। आप टेंशन मत लो, बस मेरी शादी की तैयारी करो। लवन्या का भोलापन और उसकी खुशी देखकर कविता उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ ही दिनों में अरमान और लवन्या की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को लवन्या अपने रूम में अरमान का वेट कर रही होती है। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपने हाथों पर लगाकर उसे सूंघने लगती है। तभी अरमान रूम में आता है और ऐसे उसे अचानक आता देखकर उसके हाथों से परफ्यूम नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अरमान बोलता है, सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपका परफ्यूम लगा लिया। मुझे पता है कि किसी से पूछे बिना उसकी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। अरमान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना बिस्तरा लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भी अरमान बिना लवन्या से कुछ भी कहे ऑफिस निकल जाता है। अरमान के जाने के बाद लवन्या अपने रूम में बैठकर टीवी में मूवी देखने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसे बोलती है, लावण्या बहू, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ माँ जी, वैसे आपको एक बात बताऊँ, इतने बड़े टीवी में मूवी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉल में मूवी देख रही हूँ, और आप जब ऐसे कमरे के अंदर आई ना तो मुझे लगा कि टिकट चेक करने वाला आ गया। वैसे मैं मजाक कर रही थी, मुझे तो चुप रहना अच्छा ही नहीं लगता। अरमान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, वो बस मैंने उनसे बिना पूछे उनका परफ्यूम लगा लिया था, इस बात को लेकर थोड़े से नाराज है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर। और एक बात और कहनी थी कि तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है।
नहीं माँ जी, मैं किसी की बातों का क्या बुरा मानूंगी, और वैसे भी उनकी बात का क्या बुरा मानना जिन्होंने अभी तक मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो अभी तक उनकी आवाज भी नहीं सुनी। वो ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही है ना, तो अक्सर वो ऐसे ही बिना बोले निकल जाता है, और रात को जब वो आए तो उससे बात करना तुम। जी माँ जी, तो फिर मैं अब मूवी देख लूं? कविता लवन्या से बात करके वहाँ से चली जाती है, और रात को अरमान घर वापस आता है, जहाँ लवन्या उसे बोलती है, अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए। अब अपनी बीवी से इतनी भी क्या नाराजगी की आप बात ही नहीं कर रहे। वैसे भी मैंने अभी तक आपकी आवाज नहीं सुनी है, कहीं आप गूंगे तो नहीं है? मैंने देखा है कि अमीर घरों के लड़के गूंगे बहरे होते हैं और फिर गरीब घर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो तो गूंगा था। मैं गूंगा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। सुन लिया तुमने? शुक्र है भगवान का, आप बोले तो सही। मुझे तो लगा था कि आप गूंगे हैं। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे मेरे मन में। लवन्या की बकवास बातें सुनकर अरमान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अरमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और लवन्या उसको टाई बांधता देखकर उससे बोलती है, पता है आपको, मुझे टाई बांधना बड़ा पसंद है, पर ये जो टाई में समोसा बनाना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। पर देखो ना, आपने कितना अच्छा बनाया है, मुझे भी सिखा दीजिए ना। ये पकड़ो टाई और इसे अपने मुंह पर बांध लो। इतना बोलकर अरमान गुस्से में वहाँ से ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो सारी बात अपने दोस्त अमन को बताता है। अमन सारी बात सुनकर हंसने लगता है, और उसे हंसता देखकर अरमान बोलता है, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। यार तुझे तो पता है ना कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी शादी जबरदस्ती लवन्या से हो गई। अगर नीति को पता चला तो यार मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। देख भाई, तूने जितना मुझे भाभी के बारे में बताया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाभी बहुत भोली है, इसलिए मेरी मान और सारा सच भाभी को बता दे। अमन की ये बात सुनकर अरमान कुछ सोचता है और घर आ जाता है। घर पर जाते ही अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी नीति का कॉल आता है, जिसे लवन्या देख लेती है, और अरमान के आते ही उससे बोलती है, ये नीति कौन है? उसका बार बार कॉल आ रहा था। तुमने बात तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने बात नहीं की। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझसे डरिए मत, सब कुछ सच सच बता दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे कैसी दिखती है, मुझे फोटो दिखाएंगे उसकी? तुम पागल हो? तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड है, और जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो शादी करना चाहती है मुझसे, समझ रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं। वैसे इतने बड़े घर में हम 3 ही तो लोग हैं। अगर शादी करके नीति भी इस घर में आ जाएगी तो घर कितना भरा भरा लगेगा। और आप टेंशन मत लो, हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। मैं करवाऊंगी आपकी शादी नीति से। मुझे लगता है ये सब जानकर तुम पागल हो गई हो। लवन्या की बातों पर अरमान को यकीन नहीं होता, और वो दूसरे रूम में चला जाता है। अगले दिन लवन्या सारी बात सुमन को बता देती है, और अपनी सास को अपनी कसम देकर अरमान की दूसरी शादी के लिए राजी भी कर लेती है। ये सब देखकर अरमान भी नीति को फोन करके सारा सच बता देता है। ये सब सुनकर नीति उसे बोलती है, अरमान, लावण्या भोली है, मैं नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकती। पर लवन्या को इससे कोई एतराज नहीं है, और तो और उसने माँ को भी मना लिया, और तुम हो कि मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि हम गलत हैं, और मैं अपनी खुशी के लिए किसी मासूम की खुशी नहीं छीन सकती। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम्हें पता है, अगर किसी लड़की का पति उसे छोड़ दे तो लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं? तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को जब मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया था। और लावण्या एक भोली भाली लड़की है, उसका ख्याल रखना इतने मासूम लोग अब बहुत कम मिलते हैं। इतना बोलकर नीति अरमान का कॉल कट कर देती है, और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं अरमान नीति के समझाने पर लवन्या को हमेशा के लिए अपना लेता है, और उसके बाद वो लवन्या को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।